मॉर्निंग बच्चों, एंड वंस अगेन आई वेलकम यू फॉर द सेकंड लेक्चर ऑफ वेक्टर्स। बच्चों, आज जो हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे दैट इज मल्टीप्लिकेशन। अगर हम किसी वेक्टर का बच्चों मल्टीप्लिकेशन हम करते हैं किसी रियल नंबर के साथ, ठीक है, देन व्हाट हैपेंस। तो यहां पर हम देखते हैं, सपोज कीजिए बच्चों, दिस इज अ वेक्टर ए, दिस इज अ वेक्टर ए, ठीक है। नाउ इफ वी मल्टीप्लाई दिस वेक्टर ए, अगर मैं इस वेक्टर ए को किसी रियल नंबर, लेट अस सपोज एक सिंपल से हम ले लेते हैं। सपोज कीजिए मैंने इस वेक्टर ए को, अगर मैंने इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, अगर मैंने इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया बच्चों, तो यहां पर अब इस नए वेक्टर का, अब इस नए वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है बच्चों, वो अब 2 टाइम्स हो जाएगा एज कंपेयर टू द प्रीवियस मैग्नीट्यूड। तो यहां पर अब इसका मैग्नीट्यूड अगर मुझे लिखना हो बच्चों, तो इसका मैग्नीट्यूड मैं लिखूंगा लाइक दिस इज द मैग्नीट्यूड, दिस इज द मैग्नीट्यूड। डायरेक्शन की अगर बात करेंगे, ठीक है, इफ वी टॉक अबाउट द डायरेक्शन देन इट विल रिमेन सेम, ठीक है। अब इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? तो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए इफ दिस इज ए, इफ दिस इज ए, देन just 2 times you have to just double the length of this particular vector and now this vector is 2a, ठीक है। चलिए अब यहां पर now if we multiply the vector by the negative number, तो उस टाइम क्या हो जाएगा बच्चों? तो यहां पर सपोज कीजिए दिस इज अवर वेक्टर a and now if we multiply this vector by any negative number, suppose this is the negative number, ठीक है। नाउ इफ यू टॉक अबाउट द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेक्टर, तो सिंपल मैग्नीट्यूड को आप लिखिए ऐसे, ठीक है। तो आप देखेंगे दैट दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर, ठीक है। मतलब मॉड साइन लग गया है, तो आपको पर्टिकुलर एक पॉइंट भी हम लोगों ने नोट किया था दैट मैग्नीट्यूड कैन नॉट बी नेगेटिव, ठीक है। तो मॉड साइन लग गया है तो ये बाहर आके पॉजिटिव हो जाएगा। बट यहां पर आप देखेंगे जब मैग्नीट्यूड की हम बात करते हैं, तो इसका मैग्नीट्यूड बच्चों 3 टाइम्स हो चुका है एज कंपेयर टू द मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। तो अगर हमने ए को बच्चों ऐसे रिप्रेजेंट किया था, ठीक है, देन बच्चों वी हैव टू रिप्रेजेंट दिस वेक्टर विद द 3 टाइम्स ऑफ इट्स लेंथ, देन दिस इज द -3a वेक्टर, ठीक है। दिस पर्टिकुलर रियल नंबर व्हेन गेट मल्टीप्लाइड दिस वेक्टर, it actually reverses the direction, it reverses the direction, ठीक है। एक बार फिर देख लीजिए, हम अगर आपने पर्टिकुलर वेक्टर को बच्चों किसी पॉजिटिव रियल नंबर से मल्टीप्लाई किया, तो सिंपली उसका जो लेंथ है वो उतने ही टाइम्स बढ़ जाता है, मतलब उसका मैग्नीट्यूड उतने ही टाइम्स बढ़ जाता है, ठीक है। बट डायरेक्शन में कोई भी फर्क इसलिए नहीं आएगा बिकॉज यहां पर जो नंबर है वो पॉजिटिव है, ठीक है, इसलिए डायरेक्शन में कोई भी फर्क नहीं आता है। बट व्हेनेवर वी मल्टीप्लाई अ वेक्टर बाय एनी नेगेटिव रियल नंबर, तो बच्चों मैग्नीट्यूड तो आप देख ही रहे हैं, मैग्नीट्यूड तो पर्टिकुलर ये जो न्यूमेरिक वैल्यू जो आप देख रहे हैं 3, ठीक है, तो मैग्नीट्यूड तो 3 टाइम्स हो ही गया। और डायरेक्शन की अगर बात करोगे तो डायरेक्शन बच्चों जस्ट रिवर्स हो जाएगा बिकॉज दिस पर्टिकुलर रियल नंबर इज नेगेटिव। तो दिस इज a एंड दिस इज -3, ठीक है। चलिए अब बच्चों सपोज कीजिए एक वेक्टर है, और उस वेक्टर को अगर हमने किसी ऐसे स्केलर से मल्टीप्लाई किया जिसका खुद का कुछ यूनिट हो, ठीक है, कांस्टेंट से नहीं। जैसे यहाँ पे तो आपने देखा कि 2 यहाँ पर कांस्टेंट था, ये -3 यहाँ पे कांस्टेंट था, ठीक है। बट अब एक ऐसे स्केलर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं बच्चों जिसका खुद का भी एक यूनिट है, तो फाइनल रिजल्ट में फिर जो यूनिट होगा बच्चों, तो यूनिट को हम किस तरह से लिखेंगे, तो लेट्स सी। तो यहां पर सपोज कीजिए लेट्स से कोई वेक्टर है बच्चों, दिस इज द ए वेक्टर, ठीक है, ए वेक्टर है। और उस वेक्टर को अगर सपोज कीजिए हमने मल्टीप्लाई किया, सपोज कीजिए लैम्डा से, और लैम्डा का खुद का एक यूनिट भी है बच्चों, ठीक है। तो फाइनल जो रिजल्ट आएगा बच्चों, ठीक है, इसको रिजल्टेंट हम बोल देते हैं, ठीक है। तो फाइनल जो रिजल्ट आने वाला है वो क्या आएगा, तो इसको एक एग्जांपल से हम समझते हैं बच्चों। लेट्स से वन एग्जांपल, ठीक है। अब एग्जांपल लिया, सपोज कीजिए हमने मोमेंटम का ले लेते हैं। सपोज कीजिए वेलोसिटी, अ पार्टिकल इज मूविंग विद वेलोसिटी v, ठीक है, और उसका जो मास है बच्चों, तो उसका मास कितना है, दैट इज m, ठीक है। तो जब आप मास और इसको जब आप मल्टीप्लाई करोगे बच्चों, देन द टर्म बिकम mv, और यहां पर जो मास का यूनिट है बच्चों, तो मास का यूनिट आपको पता है इट्स kg, वेलोसिटी का यूनिट आपको पता है इट्स मीटर पर सेकेंड,
ठीक है। सो इट मीन्स कहने का मतलब ये है बच्चों कि अगर हमने किसी पर्टिकुलर वेक्टर को किसी ऐसे स्केलर से मल्टीप्लाई किया जिसका खुद का कुछ यूनिट हो, देन इन द फाइनल रिजल्ट वी गेट द यूनिट which is the result of multiplication of the unit of that scalar and that vector quantity। ठीक है, तो फाइनल रिजल्ट के अंदर जो हम यूनिट लिखेंगे बच्चों, वो यूनिट पर्टिकुलर इस स्केलर क्वांटिटी और इस वेक्टर क्वांटिटी का मल्टीप्लिकेशन करके लिखेंगे। ठीक है, चलिए। बच्चों नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट द टॉपिक एडिशन ऑफ वेक्टर्स। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चंस भी हम इसके ऊपर देखेंगे बच्चों लास्ट में। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले अगर मैं एडिशन ऑफ वेक्टर्स की अगर मैं बात करता हूँ बच्चों आपसे, तो सबसे पहले चलिए स्केलर की बात करते हैं। अगर स्केलर की अगर हम बात करते हैं बच्चों, स्केलर क्वांटिटी की, तो स्केलर क्वांटिटी में आपने क्या देखा था, जैसे सपोज फॉर एग्जांपल लेट्स से 7 kg प्लस 2 kg इज इक्वल टू 9 kg। ठीक है, 7 kg प्लस 2 kg इक्वल टू 9 kg, ये कंफर्म है। ठीक है, और आप जब भी 7 kg प्लस 2 kg करोगे 9 kg है। ठीक है, इट मींस दिस इज फिक्स, दिस रिजल्ट इज फिक्स। ठीक है, यही आना है। अब सपोज कीजिए एक एग्जांपल लेते हैं हम, यहां पर एक बॉक्स रखा हुआ है बच्चों। ठीक है, दिस इज अ बॉक्स। ठीक है, दिस इज अ बॉक्स, और अब आप जानते हैं कि यहां पर इस जगह पे तो हमने सिंपल अलजेब्रिक सम कर दिया, सिंपल अलजेब्रिक हमने सम कर दिया, 7 kg प्लस 2 kg इक्वल टू 9 kg। बट अब यहां पे सपोज कीजिए एक बच्चा इधर फोर्स लगाता है बच्चों, लेट्स से 2 न्यूटन का, और एक फोर्स इधर लगता है बच्चों 2 न्यूटन का। मतलब देयर आर 2 फोर्सेस व्हिच आर एक्टिंग ऑन दिस बॉक्स इन द जस्ट ऑपोजिट डायरेक्शंस। तो यहां पर आप देखेंगे दिस बॉक्स डजंट मूव, मतलब ये रेस्ट पे ही रहेगा। ठीक है, तो यहां पर अब जैसे कि हमने स्केलर में देखा था ऑर्डिनरी अलजेब्रा 7 kg प्लस 2 kg इक्वल टू 9 kg, तो सेम यहां पर हमने देखा 2 फोर्सेस यहां पे लग रही है, 2 न्यूटन प्लस 2 न्यूटन इक्वल टू 4 न्यूटन। बट दिस इज रॉन्ग, दिस इज रॉन्ग। ये रॉन्ग क्यों है बच्चों? क्योंकि हमने एक पर्टिकुलर स्टेटमेंट हमने यहाँ पे देखा था दैट वेक्टर वो क्वांटिटीज होती हैं बच्चों विच फॉलो द लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन। सो दिस इज कंप्लीटली रॉन्ग। ठीक है, क्योंकि बच्चों अगर यहां पर ये 4 न्यूटन, वाकई में 4 न्यूटन अगर फोर्स आता तो इट मींस ये 4 न्यूटन एक नेट फोर्स होता, रिजल्टेंट फोर्स होता, और अगर ये फोर्स होता तो इस बॉक्स को यहां से मूव हो जाना चाहिए था, बट ये बॉक्स तो मूव हो नहीं रहा, तो इसलिए दिस आंसर इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। ठीक है, तो इट मींस बच्चों यहां से हमको एक चीज समझ में आती है कि जो वेक्टर्स का एडिशन होता है वो स्केलर्स के एडिशन से बिल्कुल डिफरेंट होता है। ठीक है, और आज का यही हमारा टॉपिक है एडिशन ऑफ वेक्टर्स। ठीक है, जैसे कि मैं बता चुका हूं बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। इसके अंदर हम बच्चों 3 मेथड्स हम इसके अंदर देखेंगे, दैट इज ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन एंड पॉलीगन लॉ ऑफ एडिशन। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले लॉ से, ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन। ठीक है, ऑपोजिट ऑर्डर। चलिए, तो बच्चों दिस इज द फर्स्ट लॉ ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर्स। ठीक है, चलिए देखिए इसके अंदर क्या है, ट्राइंगल लॉ। तो ट्राइंगल लॉ में क्या बोला उसने, दैट इफ एनी 2 वेक्टर्स रिप्रेजेंट्स द 2 sides of a triangle taken in the same order, then the third side of the triangle represents the resultant of the vectors taken in the opposite order। चलिए समझते हैं इसको। तो यहां पर if any 2 vectors, चलिए सपोज कीजिए ये है बच्चों एक वेक्टर A, ठीक है, और सपोज कीजिए बच्चों यहां पर कोई वेक्टर है B। ठीक है, सपोज कीजिए आपको ये 2 वेक्टर दिए जाते हैं। ठीक है, देन फर्स्ट यू हैव टू अरेंज दिस वेक्टर बी इन सच अ मैनर दैट its tail coincides with the head of the first vector or a vector। I repeat, we have to arrange this b vector in such a manner that its tail should coincide with the head of the
वेक्टर ए। ठीक है, तो यहां पर हमने इसको अरेंज किया लाइक दिस। तो अब आप ये देखिए, अगर मैं इसको अरेंज करता हूं बच्चों, ठीक है, हमने इसको अरेंज किया यहाँ पे, तो देखिए इसको अरेंज करना कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि आपको पता है वेक्टर को अपन पैरेलल शिफ्ट कर सकते हैं उसी के पैरेलल पोजीशन में। तो देखिए अगर ये वेक्टर यहाँ पर है बच्चों, ठीक है, ध्यान से देखिए, ये वेक्टर यहाँ पर है, ठीक है, इसको हमने पैरेलल शिफ्ट किया पहले यहाँ तक, ठीक है, और उसके बाद फिर हमने इस वेक्टर को मूव कराया लाइक दिस। तो देखिए अब जो फाइनल जो फिगर मैं बना रहा हूँ, तो फिगर में क्या होगा देखिए, तो यहाँ पर दिस इज वेक्टर ए, this is vector A and this is vector B. So this is vector A and this is vector B. ठीक है बच्चों, तो यहां पर इस तरह से हमको ये अरेंज करना है। एंड आफ्टर दैट अकॉर्डिंग टू द रूल, अब देखिए यहां पर सेम ऑर्डर का मतलब, तो सेम ऑर्डर का मतलब आप देखिए, सेम ऑर्डर मींस ए का डायरेक्शन इधर है, तो यहां पर ऐसा नहीं कि बी का डायरेक्शन रिवर्स में है, इसको बी को भी आपको सेम ऑर्डर में लेना है। अगर ए इस तरह से है तो बी भी फिर आप देखेंगे इससे जस्ट आगे की तरफ ही वो मूव कर रहा है, ठीक है, या आगे की तरफ ही वो डायरेक्शन दिखा रहा है, ठीक है। तो यहां पर बच्चों अगर ये दोनों पर्टिकुलर वेक्टर्स सेम ऑर्डर में हम अरेंज कर लेते हैं, तो यहां पर इस ट्राइंगल का जो थर्ड साइड होगा बच्चों, वो रिप्रेजेंट करेगा इन दोनों के रिजल्टेंट को। द रिजल्टेंट इज शोन बाय द कैपिटल आर विद एन एरो साइन, ठीक है। अब यहां पर आई कैन राइट दैट दिस आर इज इक्वल टू ए प्लस बी। द आर कैन बी रिटन एज ए प्लस बी, ठीक है। तो बिल्कुल सिंपल सा चीज है बच्चों। एक चीज और देखिए यहां पे, अगर इन दोनों वेक्टर्स के अंदर अगर एंगल की हम बात करते हैं, ठीक है, तो यहां पर इन दोनों वेक्टर्स के अंदर एंगल बच्चों कितना होगा, तो सपोज कीजिए यहां पर ये एंगल है थीटा, ठीक है, इन दोनों वेक्टर्स की बात कर रहा हूं मैं, तो इस वेक्टर को हम आगे भी तो शिफ्ट कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि एंगल जब भी हम निकालते थे बच्चों वेक्टर्स के अंदर, तो आपको पता है कि या तो उनका टेल कोइंसाइड करे या फिर उनका हेड कोइंसाइड करे। तो इफ वी वांट टू डिटरमाइन द एंगल बिटवीन दीज टू वेक्टर्स, तो हमने क्या किया, सपोज कीजिए हमने इस ए को आगे ऐसे शिफ्ट कर लिया, तो आगे हमने इसको ऐसे शिफ्ट किया, तो आप देख सकते हैं दैट द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स इज थीटा। ओके, चलिए अब यहां पर बात करते हैं हम रिजल्टेंट की। रिजल्टेंट कितना एंगल बनाता है, तो लेट्स से रिजल्टेंट ने बच्चों एंगल बनाया लेट्स से अल्फा, ठीक है, और ये अल्फा एंगल जो बच्चों इसने बनाया है रिजल्टेंट ने, वो अल्फा एंगल इसने किस वेक्टर से बनाया है, तो अल्फा एंगल बच्चों इसने बनाया है वेक्टर ए से, राइट। चलिए अब आप यहां पे देखेंगे बच्चों, ये जो रिलेशन है यहां पे रिजल्टेंट का, तो ये जो रिजल्टेंट है बच्चों, इसको हमने लिखा था a प्लस बी, ठीक है। नाउ दिस रिजल्टेंट वेक्टर, अगर इसके मैग्नीट्यूड की अगर हम बात करते हैं, अगर इसके मैग्नीट्यूड की बच्चों अगर हम बात करते हैं मैग्नीट्यूड की, ठीक है, तो इसका मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट करता है बच्चों द लेंथ ऑफ द कैसे लिखें इसको, लेंथ ऑफ द थर्ड साइड, लेंथ ऑफ द थर्ड साइड ऑफ ट्राइंगल, ठीक है। अगर हम अल्फा की बात करते हैं बच्चों, तो अल्फा क्या है, सो अल्फा इज द एंगल बिटवीन रिजल्टेंट एंड वेक्टर, ठीक है बच्चों। यहां पर अब एक मेथड जिसको हम बोलते हैं एनालिटिकल मेथड, एनालिटिकल मेथड। तो ये एनालिटिकल मेथड क्या है, अभी हमने देखा कि हमने वेक्टर को ड्रॉ किया, फिर बी को ड्रॉ किया, फिर रिजल्टेंट को ड्रॉ किया, अभी तक हम एडिशन को ग्राफिकली देख रहे थे। अब हमको मैग्नीट्यूड भी निकालना है, हमको डायरेक्शन भी निकालना है, तो फिर हम एक एनालिटिकल अप्रोच से हम आगे बढ़ते हैं बच्चों, और वो एनालिटिकल अप्रोच जब हम यूज करते हैं तो वी विल गेट द डायरेक्शन, वी विल गेट द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट। तो चलिए देखते हैं एनालिटिकल अप्रोच क्या है। तो दिस इज अवर let's say this is vector A, right, this is vector B, right, इन दोनों के बीच में एंगल आपको पता है बच्चों, ठीक है, let's say it is थीटा, ठीक है, मतलब एंगल आपको पता था कि इसको एंगल को हम किस तरह से मेजर करते हैं। ये दोनों वेक्टर्स ट्राइंगल की साइड्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और वो भी बिल्कुल सेम ऑर्डर में। तो यहां पर जो इनका रिजल्टेंट होगा बच्चों,
अकॉर्डिंग टू द ट्राइंगल रूल, तो इनका रिजल्टेंट जो होगा इट इज रिप्रेजेंटेड बाय द थर्ड साइड ऑफ द ट्राइंगल टेकन इन द ऑपोजिट ऑर्डर, और इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूं। नाउ रिजल्टेंट, तो सपोज कीजिए रिजल्टेंट एंगल बना रहा है अल्फा, एंगल बना रहा है अल्फा, ठीक है। अब यहां पर हम क्या कर सकते हैं बच्चों, दैट इसको थोड़ा सा, ठीक है। अब यहां पर हम क्या कर सकते हैं, दैट काइंडली ड्रॉप वन परपेंडिकुलर, एक परपेंडिकुलर यहां से आप ड्रॉप कीजिए। तो एक परपेंडिकुलर हमने ड्रॉप किया बच्चों, लेट्स से दिस इज एन, ठीक है। परपेंडिकुलर यहां पे हमने ड्रॉप किया। जब परपेंडिकुलर बच्चों हमने ड्रॉप किया तो हमने देखा कि ये जो पर्टिकुलर वेक्टर बी है, दिस वेक्टर बी, ठीक है। तो ये वेक्टर बी है और इस वाले ट्राइंगल के अंदर आपने देखा वेक्टर बी, दिस इज थीटा। तो यहां से क्या हम इसको निकाल सकते हैं, इफ दिस इज सपोज कीजिए द लेंथ ऑफ दिस पर्टिकुलर साइड इज एक्स। यहां पर ये जो ट्राइंगल है बी ए एन, तो बी ए एन के अंदर बच्चों यहां पर इस साइड को निकालना है मुझे, तो मैं क्या लिख सकता हूं, दैट एक्स अपॉन बी इज इक्वल टू साइन थीटा, राइट। तो यहां पर क्या आ जाएगा, दैट एक्स इज इक्वल टू बी साइन थीटा, ठीक है। तो इट मींस ये x कितना हो गया बच्चों, तो x हो गया b sin थीटा। चलिए ये वाला साइड भी निकाल लेते हैं एक बार, ठीक है। तो ये वाला साइड भी हमने निकाला, तो इस वाले साइड के लिए क्या हो जाएगा बच्चों, तो यहां पर देखिए आप दिस साइड, ठीक है। सपोज कीजिए इसको y मान लेते हैं, ठीक है। तो सपोज कीजिए दिस इज y। सो नाउ अब आप यहां पे ध्यान से देखिए कि ये जो पर्टिकुलर ट्राइंगल है बच्चों, तो दिस इज द बेस ऑफ द ट्राइंगल, दिस इज द हाइपोटेन्यूज। तो यहां पे क्या लिख सकता हूं, दैट y अपॉन b इज इक्वल टू cos थीटा, ठीक है। सो यहां से हमने लिखा दैट y इज इक्वल टू b cos थीटा, राइट। अब आपके पास x भी आ गया, आपके पास y भी आ गया, ठीक है। प्लस यहां पे आप जानते हो कि ये जो पर्टिकुलर वेक्टर a है बच्चों, ठीक है, ये जो पर्टिकुलर वेक्टर a है इसका मैग्नीट्यूड कितना है, सिंपली हम किससे डिनोट करते हैं, a से, ठीक है, या फिर किससे डिनोट करते हैं, इससे, ठीक है। तो यहां पर इस जगह पर अब हमने पाइथागोरस थ्योरम का यूज लिया, और ये जो ट्राइंगल है बच्चों बी ओ एन, या फिर आप इसको कह सकते हैं बी एन ओ, ठीक है, ये दिस इज द परपेंडिकुलर, ठीक है, नहीं परपेंडिकुलर, दिस इज द परपेंडिकुलर, ठीक है। तो यहां पर अब हमने क्या किया, दैट इन ट्राइंगल बी एन ओ, इन ट्राइंगल बी एन ओ, तो स्क्वायर ऑफ द दिस साइड प्लस स्क्वायर ऑफ द दिस साइड इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ दिस साइड, ठीक है। तो इट मींस मैं यहां पे लिख सकता हूं बच्चों दैट बी एन स्क्वायर प्लस ओ एन स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ गया बच्चों, ये ओ बी स्क्वायर, ठीक है। तो बी एन स्क्वायर प्लस ओ एन स्क्वायर इज इक्वल टू ओ बी स्क्वायर। अब बी एन कितना है बच्चों, तो बी एन हमने ऑलरेडी कहीं पे निकाला होगा, ठीक है। तो बी एन मीन्स एक्स, बी एन मीन्स एक्स। तो यहां पर हमारे पास ये बी एन को मैं लिख सकता हूं दैट एक्स इक्वल टू बी साइन थीटा स्क्वायर प्लस, तो कितना हो गया ये, तो ए प्लस बी कॉस थीटा, ए प्लस बी कॉस थीटा का स्क्वायर, और ओ बी, तो ओ बी ये रहा बच्चों, दैट इज रिजल्टेंट, तो रिजल्टेंट का स्क्वायर, ठीक है। सिंपली मैग्नीट्यूड को दिखाना है तो सिंपली आर से, ठीक है। चलिए अब यहां पर देखते हैं, अब बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, इसको लिख लीजिए आप चाहें तो, बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कॉस थीटा इज इक्वल टू आर स्क्वायर। अब आप यहां से देखिए बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो ये कितना बन जाएगा, बी स्क्वायर, ठीक है। बी स्क्वायर हमने कॉमन निकाल लिया तो हमारे पास क्या बचेगा, दैट ए स्क्वायर, दस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, वन कॉमन निकाल लिया था हमने, ठीक है, और प्लस 2ab कॉस थीटा इक्वल टू आर स्क्वायर, ठीक है। इसका मैग्नीट्यूड निकालना है हमको, तो ठीक है, तो मैग्नीट्यूड हमने निकालने के लिए यहाँ पे लगाया अंडर रूट, देन दिस इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos theta. This is how we can calculate the magnitude of two vectors, ठीक है। तो यहाँ पर ये फॉर्मूला बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है और ये बहुत जगह काम आने वाला है, ठीक है। चलिए तो ये तो हो गया मैग्नीट्यूड, मतलब हमने मैग्नीट्यूड निकाल लिया।
ठीक है, इस रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड कि भाई ये मैग्नीट्यूड, ये लेंथ कितना है। ठीक है, नाउ इफ वी वांट टू डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट, ठीक है, तो इट मींस वी हैव टू फाइंड दिस एंगल। ठीक है, तो यहाँ पे अल्फा जो एंगल बच्चों, तो आप फिर सेम इसी ट्राइंगल में देखिए कि वी कैन राइट यहाँ पे लिख देता हूं मैं, फ्रॉम ट्राइंगल बी एंड ओ। ठीक है, यहाँ पे देखिए tan थीटा किसके इक्वल होगा, tan अल्फा, सॉरी, तो tan अल्फा होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर कितना है, तो परपेंडिकुलर ये x, बेस कितना है, तो a प्लस y। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूं दैट tan अल्फा इज इक्वल टू x अपॉन a प्लस y, दैट इज x हमारे पास है बच्चों b साइन थीटा, और ये है हमारे पास दैट इज b cos थीटा। सो दिस इज हाउ बच्चों, दिस इज हाउ वी कैन कैलकुलेट द डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा बच्चों। इस अप्रोच को बोला जाता है एनालिटिकल अप्रोच। ठीक है, सो दैट इन द लास्ट वी कैन गेट द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट एंड एज वेल एज इट्स डायरेक्शन आल्सो। ठीक है, चलिए now students we are going to discuss the second law of vector addition, that is parallelogram law of addition। बच्चों अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, इसका स्टेटमेंट लिख लेते हैं ज्यादा बेटर होगा। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, इफ ठीक है बच्चों, तो यहां पर पैरेललोग्राम के अकॉर्डिंग इफ टू वेक्टर्स रिप्रेजेंट द टू adjacent sides of a parallelogram, then their resultant is given by the diagonal of the parallelogram which is passing through the point of intersection of the two vectors। ठीक है, तो क्या है, इसको इस तरीके से समझते हैं हम। अकॉर्डिंग टू दिस, सपोज दिस इज, इसको थोड़ा सा और नीचे बनाता हूं, सपोज दिस इज वेक्टर ए and this is the vector b। now these two vectors are representing the two adjacent side of a parallelogram। ठीक है, मतलब ये दोनों वेक्टर्स रिप्रेजेंट करते हैं पैरेललोग्राम की दो एडजेसेंट साइड्स को। अब बच्चों पैरेललोग्राम की जब बात चल रही है तो इट मींस अब इसको पैरेललोग्राम का अगर हमको पूरा शेप देना है तो यहां पर हम जानते हैं विद द प्रॉपर्टी ऑफ वेक्टर्स दैट वेक्टर कैन बी शिफ्टेड पैरेलल टू इटसेल्फ। तो इट मींस दिस पर्टिकुलर बी वेक्टर कैन बी रिप्रेजेंट एट दिस पोजीशन आल्सो। तो b को हमने यहां पे भी ड्रॉ कर लिया। ठीक है, लाइक दिस, ये देखिए ये b वेक्टर यहां पे भी ड्रॉ हो गया। इसी तरह से इन द सिमिलर मैनर वी कैन ड्रॉ दिस पर्टिकुलर a वेक्टर और वी कैन इमेजिन दिस पर्टिकुलर a वेक्टर एट दिस पोजीशन। तो a को भी हमने यहां पे ड्रॉ कर लिया बच्चों, तो a को हमने यहां पे ड्रॉ कर लिया, इसको थोड़ा सा लाइक दिस, दिस इज b वेक्टर। नाउ दिस इज द a vector, so this is the a, so this is the complete parallelogram। और according to the law इन दोनों वेक्टर्स का बच्चों जो रिजल्टेंट होगा, ठीक है, इट विल बी रिप्रेजेंटेड बाय द डायगोनल ऑफ दिस parallelogram, by the diagonal of this parallelogram which is passing through the point of intersection of the two vectors। ठीक है, सो दिस इज नोन एज पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन। ठीक है बच्चों, अब यहां पर आप देखेंगे बच्चों कि अगर इस रिजल्टेंट की अगर मैं बात करता हूं तो ये रिजल्टेंट क्या मैं इस तरह से भी बता सकता हूं दैट दिस इज ए वेक्टर, दिस इज बी वेक्टर। सो ये दोनों ए और बी वेक्टर्स बच्चों यहां पे एक ट्राइंगल की दो साइड्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं विच आर in the same order, which are in the same order। Then the third side of the triangle is representing the resultant which is taken in just opposite order। ठीक है, तो it means क्या हुआ बच्चों, it means जो पैरेललोग्राम लॉ है उसी के अंदर बच्चों ट्राइंगल लॉ भी आपने देख लिया। it means हम कह सकते हैं कि ट्राइंगल लॉ is embedded in the parallelogram law, या फिर आप कह सकते हैं बच्चों कि ये जो पैरेललोग्राम लॉ है ये ट्राइंगल लॉ को ही बताने का एक दूसरा तरीका है, एक मॉडिफाइड वर्जन है ट्राइंगल लॉ। ठीक है, चलिए तो बच्चों फ्रॉम दिस फिगर वी कैन सी दैट दिस Rn इज अ परपेंडिकुलर एंड दिस Qn इज वन ऑफ द साइड ऑफ दिस पर्टिकुलर स्मॉल ट्राइंगल।
we can write that in triangle R and Q, in triangle R and Q, that sine theta, let's say this is once again x and this is y, this x upon b, राइट। तो ये हमको क्या मिल जाएगा बच्चों, ये हमको मिल जाएगा x इज इक्वल टू b साइन थीटा, राइट। चलिए, एंड फ्रॉम दिस ट्राइंगल ओनली y अपॉन b इज इक्वल टू cos थीटा। तो ये हो गया हमारा y अपॉन b, तो ये आ गया हमारा बच्चों y इज इक्वल टू b cos थीटा, राइट। तो हमारे पास qn आ गया, b cos थीटा, हमारे पास rn आ गया, b sin थीटा, ठीक है, बिल्कुल प्रीवियस केस की तरह। सो बच्चों, नाउ अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम टू दिस ट्राइंगल RnP, वी कैन राइट Rn square plus Pn square, this is Pn square is equal to PR square. Here this is Pythagoras theorem, ठीक है। चलिए, तो Rn कितना है हमारा, तो Rn हमारे पास है बच्चों, दैट इज b स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा Pn मीन्स बच्चों PQ प्लस Qn। तो PQ का मैग्नीट्यूड कितना है, वही जो इस पर्टिकुलर वेक्टर का है, दैट इज A। तो A प्लस y मीन्स b cos थीटा, तो इट मीन्स A प्लस b cos थीटा, तो इट मीन्स A प्लस b cos थीटा, A प्लस b cos थीटा का स्क्वायर इज इक्वल टू दिस इज R, सो दिस इज R स्क्वायर, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं दैट दिस b स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और एक b स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, तो बच्चों ये तो हो जाएगा पर्टिकुलर b स्क्वायर। तो यहाँ पर हम इसको फाइनली क्या लिख सकते हैं, दैट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा इज इक्वल टू R स्क्वायर, और दिस R कैन बी रिटन एज अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos theta. So this is the same result which we have already obtained in the triangle law. तो बच्चों यहाँ पर जैसा कि आपने देख भी लिया कि ट्राइंगल लॉ यहाँ पर इटसेल्फ एम्बेडेड है इस पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन के अंदर, तो यहाँ पर रिजल्ट है बच्चों, उसका एक्सप्रेशन बिल्कुल सेम आया है, ठीक है। नाउ इफ यू टॉक अबाउट द डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट, देन लेट्स से दिस एंगल इज अल्फा, ठीक है। सो नाउ once again from the same triangle R and P, तो हम लिख सकते हैं that from triangle R and P, tan alpha is equal to Rn upon Pn, that is Rn upon Pn, and this Rn is equal to बच्चों, it is B sin theta, and this Pn is equal to A plus B cos theta. So here this tan alpha is equal to B sin theta upon A plus B cos theta. So यहाँ पर आपने देखा कि ये दोनों रिजल्ट बिल्कुल सेम है एज कंपेयर टू दी प्रीवियस लॉ। तो बच्चों ये था हमारा पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन, ठीक है। चलिए, now friends we are going to discuss the next law, that is polygon law. So what is polygon law? Let us understand polygon law. Polygon law means जब भी बच्चों आपको दो से ज्यादा वेक्टर्स को ऐड करना हो, ठीक है। अभी हमने क्या देखा था, ट्राइंगल लॉ देखा था, उसके अंदर हमने दो वेक्टर्स को ऐड किया था A एंड B। फिर हमने ट्राइंगल लॉ के बाद पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन देखा, तो उसके अंदर भी हमने दो पर्टिकुलर वेक्टर्स को हमने ऐड किया। नाउ व्हेन वी हैव टू ऐड मोर देन टू वेक्टर्स, तो वहां पर फिर हम यूज करते हैं बच्चों पॉलीगन लॉ। सो फर्स्ट वी विल राइट द स्टेटमेंट इफ, so bachcho this is the statement of polygon law, and according to it, if n vectors are represented by the different sides of an open polygon taken in the same order, then the resultant is the closing side of the polygon taken in the opposite order, ठीक है। चलिए इसको समझते हैं हम
जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर बच्चों लेट्स से दिस इज अ वेक्टर ए, this is vector b, and let's say this is vector c, and this is vector d। ठीक है बच्चों, सबसे पहले अब हमने क्या करना है, हमको इन सभी वेक्टर्स को इस तरह से अरेंज करना है सो दे लुक लाइक द डिफरेंट साइड्स ऑफ एन ओपन पॉलीगन। वेक्टर की जो प्रॉपर्टी है कि हम वेक्टर को उसके पैरेलल ही शिफ्ट कर सकते हैं, तो उसका यूज करते हुए अब इस फिगर को हम ट्रांसफॉर्म कर लेते हैं इस वाले फिगर में। तो यहां पर आप देख सकते हैं दिस इज ए, देन दिस इज बी, देन दिस इज C, and after that this is D, so this is D। तो बच्चों फ्रॉम दिस फिगर यू कैन सी दैट हमने यहाँ पर B को पैरेलल शिफ्ट किया, ठीक है, इसके बाद फिर हमने C को पैरेलल शिफ्ट किया, ठीक है, एंड आफ्टर दैट फिर हमने D को पैरेलल शिफ्ट किया C की, ठीक है। अब यहाँ पर बच्चों इस जगह पर कि जितने भी पर्टिकुलर ये वेक्टर्स हैं, ठीक है, ये सभी वेक्टर्स एक ओपन पॉलीगन की साइड्स को शो करते हैं, ठीक है। सो बच्चों यहाँ पर इन सभी वेक्टर्स के रिजल्टेंट को हम शो करेंगे विद द क्लोजिंग साइड ऑफ द पॉलीगन टेकन इन द ऑपोजिट ऑर्डर। सो हियर वी कैन राइट दैट R is equal to A plus B plus C plus D, means the resultant is equal to the sum of vector A, vector B, vector C and vector D। ठीक है बच्चों, अब यहां पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, तो सपोज कीजिए अगर कोई पॉलीगन ऐसा हो बच्चों, लेट्स से वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी, वेक्टर डी एंड दिस इज वेक्टर ई। तो आप यहां पर देखेंगे बच्चों कि जितने भी पर्टिकुलर वेक्टर्स हैं, ठीक है, जो कि इस पॉलीगन को यहां पर फॉर्म कर रहे हैं, उन सभी वेक्टर्स का जो ऑर्डर है वो बिल्कुल सेम है। देन इन दिस पर्टिकुलर कंडीशन बच्चों, यहां पर जो वेक्टर सम होगा या जो रिजल्टेंट होगा इन सभी वेक्टर्स का, वो बच्चों आएगा 0। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। इस पॉइंट को मैं यहां पे लिख देता हूं दैट इफ all the vectors in a polygon are taken in the same order, then resultant will be 0। then resultant will be 0। ठीक है बच्चों, तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है, पॉलीगन लॉ, ठीक है। नाउ बच्चों वी विल सी दैट वेक्टर एडिशन इज कम्यूटेटिव एज वेल एज एसोसिएटिव, ठीक है। चलिए देखते हैं। कम्यूटेटिव मींस इफ सपोज we add vector A and vector B, then it will be equal to the sum of vector B plus vector A। so this is the commutative law। it means यहां पर आपने अगर ऑर्डर बच्चों रिवर्स कर भी दिया, ठीक है, अगर आपने ऑर्डर यहां पर रिवर्स कर भी दिया तो भी रिजल्टेंट वही सेम आएगा दोनों केसेस के अंदर, ठीक है। इसको ऐसे समझते हैं हम, देखिए सपोज कीजिए लेट्स से दिस इज वेक्टर ए एंड लेट्स से दिस इज वेक्टर बी, ठीक है बच्चों, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। नाउ वी हैव टू ऐड दिस वेक्टर्स। यहां पर इसको पैरेलल शिफ्ट हम यहां पर कर सकते हैं, ठीक है। सो लेट्स से दिस इज वेक्टर बी ओनली। इसी तरह से इस ए को भी बच्चों हम यहां पर शिफ्ट कर सकते हैं, या ए को भी यहां पर हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सो यहां पर वी कैन से दैट दिस इज वेक्टर ए, राइट।
तो बच्चों अब इन दोनों वेक्टर्स का जो रिजल्टेंट होगा वो हम किसके थ्रू रिप्रेजेंट करते थे, वो हम रिप्रेजेंट करते थे इस पैरेललोग्राम के डायगोनल के थ्रू। सो दिस इज द रिजल्टेंट, दैट इज रिजल्टेंट इक्वल टू a प्लस b, राइट। चलिए अब यहां पे ये तो हो गया पैरेललोग्राम लॉ के अकॉर्डिंग। अब आप यहां पे देखिए एक वेक्टर b बच्चों ये रहा और एक वेक्टर यहां पे ये रहा, ठीक है। अब इन दोनों वेक्टर्स को आप ध्यान से देखेंगे तो देखेंगे कि दोनों वेक्टर्स बच्चों बिल्कुल सेम ऑर्डर में है। तो बच्चों इस ट्राइंगल के अंदर ये वाला जो साइड है, तो ये साइड यहां पर किसको रिप्रेजेंट करेगा, रिजल्टेंट को, ठीक है। तो इट मींस यहां पर अब इस रिजल्टेंट को मैं लिख सकता हूं दैट वेक्टर b प्लस वेक्टर a। तो इट मींस हियर रिजल्टेंट कैन बी रिटन एज वेक्टर b प्लस वेक्टर, राइट। तो यहां पर आप देखेंगे कि अकॉर्डिंग टू पैरेललोग्राम लॉ, अकॉर्डिंग टू द ट्रायंगल लॉ, यहां पर रिजल्टेंट बिल्कुल दोनों केसेस में सेम निकलता है, ठीक है। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। नाउ बच्चों वी विल अंडरस्टैंड दैट व्हाट इज एसोसिएटिव लॉ। सो बच्चों हियर देयर आर थ्री वेक्टर्स दैट इज p, q एंड r। चलिए इनको एक बार हम देखते हैं। सपोज दिस इज वेक्टर p, दिस इज वेक्टर q एंड दिस इज वेक्टर r, राइट। एंड लेट्स से this is the resultant s, this is the resultant s. Now according to the LHS there is an addition of vector p and the resultant of vector q and vector r। तो सबसे पहले हम रिजल्टेंट देख लेते हैं वेक्टर q और वेक्टर r का, और उसके बाद इस रिजल्टेंट को हम यहाँ पर ऐड कर देंगे, ठीक है। तो वेक्टर q एंड वेक्टर r का बच्चों रिजल्टेंट क्या होगा, तो वेक्टर q एंड वेक्टर r। सो इसका रिजल्टेंट होगा बच्चों this is the result। now we have to add this vector p and this resultant, vector p and this resultant of q and r। तो यहां पर हम देखते हैं that we get p plus q plus r is equal to x, राइट बच्चों। चलिए अब यहां पर नेक्स्ट हम देखते हैं RHS। तो RHS के अंदर एक बार इसको फिर ड्रॉ कर लेते हैं। दिस इज A, सॉरी, दिस इज P, दिस इज Q, दिस इज R एंड दिस इज S। चलिए नाउ अब यहां पर हम देखते हैं हम P प्लस Q। तो सबसे पहले P प्लस Q का रिजल्टेंट हम ड्रॉ कर लेते हैं। तो P एंड Q, तो बच्चों P और Q का रिजल्टेंट क्या होगा, तो P और Q का बच्चों यहां पर जो रिजल्टेंट होगा वो होगा दिस इज द रिजल्टेंट ऑफ P एंड Q, दिस इज द रिजल्टेंट ऑफ P एंड Q, ठीक है। नाउ दिस रिजल्टेंट ऑफ P एंड Q गेट्स एडेड टू वेक्टर R। तो यहां पर जो P एंड Q का जो बच्चों जो रिजल्टेंट है, अब इसको आप ऐड कर दीजिए वेक्टर R में। तो आप देखेंगे फ्रॉम ट्रायंगल ऑफ एडिशन this plus this will be equal to the resultant S। So here we can write that P plus Q plus R is equal to S। So here also you can see in both the cases the result is same। And in last we can say that vector addition is commutative as well as associative, ठीक है बच्चों। चलिए हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे which are based on the today's lecture, ठीक है। तो लेते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। So बच्चों this is our first question in which two forces of magnitude 3 Newton and 4 Newton are acting on a body, and here we have to find the resultant if angle between them is 0 degree, 90 degree and 180 degree। So let's start the question। चलिए तो यहां पर आपको फोर्स दिया हुआ है बच्चों, दैट इज फोर्स यहां पर आपको दिया हुआ है 3 न्यूटन। लेट्स से फोर्स
एक आपको 3 न्यूटन दिया हुआ है और एक फोर्स आपको दिया हुआ है बच्चों 4 न्यूटन। ठीक है, नाउ ये इनके मैग्नीट्यूड्स हैं। चलिए सबसे पहले इसका हमको मैग्नीट्यूड निकालना है इन दोनों फोर्सेस का। सो हियर दिस इज F1 स्क्वायर, दिस इज F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 cos थीटा। ओके, तो यहाँ पर हम देखते हैं F1 is 3, so 3 square means 9, F2 means 4, this is 16, this is 2, this is 3, this is 4, and here the first case is of 0 degree. So here we get 25 plus 3 to 6, 6 4 is 24, this is 24, so here we can get 7 Newton. So this is the first case in which the resultant of the forces is 7 Newton. So for 90 degree, ठीक है, तो in the case of 90 degree जो हमारा रिजल्टेंट है बच्चों वो हो जाएगा 9 plus 16 plus 2 3 4 and this is cos 90. cos 90 मतलब 0, that means ये पूरा पार्ट 0 हो गया बच्चों. So the answer will be 5 Newton, right? And for 180, so for 180 तो 180 के लिए हमारे पास क्या हो जाएगा बच्चों, that R is equal to 9 plus 16 plus 2 4 cos 180 डिग्री. cos 180 होता है बच्चों -1, ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास आ गया that R is equal to 25 क्योंकि -1 तो माइनस 3 to 6 6 4 24, that is √1, that is 1. ठीक है बच्चों. सेकंड क्वेश्चन, टू वेक्टर्स ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड ऑफ 5 यूनिट्स हैव एन एंगल ऑफ 60 डिग्री बिटवीन देम, फाइंड द रिजल्टेंट एंड इट्स डायरेक्शन. ठीक है, तो सिंपल सा क्वेश्चन है. दो वेक्टर्स आपको दिए हुए हैं बच्चों. सपोज कीजिए ये एक वेक्टर ये हो गया, एक वेक्टर ये हो गया. ठीक है, 5 न्यूटन. ठीक है, दिस इज ऑल्सो 5 न्यूटन. ठीक है, विद द रेस्पेक्टिव डायरेक्शन. ठीक है, तो यहां पर इन दोनों पर्टिकुलर वेक्टर्स का आपको मैग्नीट्यूड यहाँ पे दिया हुआ है बच्चों. ठीक है, अब इस जगह पर आप देखेंगे कि इनके बीच में एंगल कितना है बच्चों, तो इनके बीच में एंगल है दैट इज 60 डिग्री. ठीक है, आपसे रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड पूछा तो आप देखेंगे दैट इट इज R इक्वल टू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, इट मींस 5 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस 2AB. ठीक है, cos 60 तो cos 60. ठीक है, अब यहाँ पर दिस इज 25 5 5 25 50 और ये होता है बच्चों हाफ. कितना होता है? हाफ. सो हियर वी गेट. ठीक है बच्चों, रही बात डायरेक्शन की कि डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, तो डायरेक्शन का एक्सप्रेशन आपको पता है दैट इज tan अल्फा इक्वल टू B sin थीटा अपॉन A प्लस B cos थीटा. ठीक है, B तो A और B. ठीक है बच्चों, A और B ये किसको बताते हैं? मैग्नीट्यूड को. ठीक है, तो इट इज 5 sin थीटा. ठीक है, A भी 5 है बच्चों. ठीक है, B 5, दिस इज cos 60 डिग्री. तो आप यहां पर देखेंगे 5 into sin 60 कितना होता है? √3/2. ठीक है, एंड दिस इज 5 + 5 cos 60 मीन्स हाफ. ठीक है, तो यहां पर ये कितना आ गया हमारे पास, दैट दिस इज इक्वल टू 5 √3/2 इंटू 15/2. 2 से 2 गया, इससे ये चला गया, देन √3 से ये चला गया √3. तो इट मीन्स tan अल्फा इज इक्वल टू 1/√3. सो हियर द वैल्यू ऑफ अल्फा इज इक्वल टू 30 डिग्री. ठीक है, so बच्चों this is our third question in which it is given that two forces numerically equal to 5 Newton are acting as shown. Find the magnitude of resultant. ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले बच्चों हमने लिखा R is equal to वही फॉर्मूला A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर. ठीक है, तो यहाँ पर A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB एंड दिस इज cos. लिख दो 60. ये 60 नहीं होगा. ये 60 नहीं होगा क्योंकि आप लोग जानते हैं कि बच्चों कि जो पर्टिकुलर एंगल हम लेते हैं,
जो एंगल जो हम कंसिडर करते हैं दो वेक्टर्स के बीच में, वो पर्टिकुलर वो एंगल होता है जब दोनों वेक्टर्स का या तो टेल्स कॉन्साइड हो रहा हो या दोनों वेक्टर्स का जब हेड कॉन्साइड हो रहा हो, बट यहां पर वो सिचुएशन नहीं है। सो वी विल शिफ्ट दिस वेक्टर पैरेलल टू इटसेल्फ। तो सपोज कीजिए इस वेक्टर को मैंने यहां पर शिफ्ट कर लिया, ठीक है, यहां पर शिफ्ट कर लिया। तो अब आप यहां पर देखेंगे बच्चों कि इन दोनों की टेल्स के बीच में दिस वेक्टर एंड दिस वेक्टर, इन दोनों की टेल्स के बीच में अब ये एंगल बनेगा एंड दिस इज 120 डिग्री। सो यहां पर हम जो एंगल लिखेंगे बच्चों, वो एंगल लिखेंगे 120 डिग्री। सो हियर दिस इज 25 plus 25, 5 5 जो 25, 28 टू 50 एंड दिस इज cos माइनस हाफ, ठीक है। तो यहाँ से आप देख लीजिए ये प्लस माइनस माइनस हो गया, यहाँ से कट जाएगा तो ये 25 हो जाएगा, इस 25 से ये 25 कैंसिल हो जाएगा एंड वी आर लेफ्ट विथ 25 इक्वल टू 5 न्यूटन, ठीक है। तो आंसर विल बी 5 न्यूटन। सो बच्चों दिस इज अवर फोर्थ क्वेश्चन। अच्छा क्वेश्चन है। Two forces equal to P and 2P Newton act on a particle if the first be doubled, मतलब अगर फर्स्ट वाली फोर्स को डबल कर दिया जाए एंड द सेकंड जो फोर्स है अगर उसको इंक्रीज कर दिया जाए बच्चों 20 न्यूटन से, देन द डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट इज अनऑल्टर्ड, तब भी पर्टिकुलर डायरेक्शन रिजल्टेंट का वही रहता है जो पहले था। फाइंड द वैल्यू ऑफ P। तो चलिए इसको करते हैं। टू फोर्सेस, तो सबसे पहले यहाँ पे डायरेक्शन की बात हो रही है, तो लेट्स से डायरेक्शन दोनों केसेस में बच्चों वही होगा, ठीक है। तो यहां पर हम देखते हैं दैट tan अल्फा, सपोज कीजिए जो रिजल्टेंट है, ठीक है, फर्स्ट केस लेते हैं जब उनको कुछ भी चेंज नहीं किया गया था फोर्सेस में, तो उस टाइम tan अल्फा को हम क्या लिखते थे बच्चों, तो tan अल्फा को हम लिखते थे अगर आपको याद हो दैट b sin थीटा अपॉन a प्लस b cos थीटा, ठीक है। यही फॉर्मूला पढ़ा था हमने अभी, ठीक है, रिजल्टेंट के लिए। चलिए इसके अंदर वैल्यू पुट करते हैं, तो b sin थीटा मींस सेकंड वेक्टर, तो सेकंड वेक्टर कौन सा है यहाँ पर 2p, तो 2p sin थीटा, ठीक है। ए वेक्टर कौन सा है बच्चों p, तो दिस इज p 2p cos थीटा, ये हो गया हमारा tan अल्फा, दैट इज हमारी एक तरह से फर्स्ट इक्वेशन होगी, ये आप कह सकते हैं। देन tan अल्फा, अल्फा अभी भी अल्फा ही रहेगा बिकॉज देयर इज नो चेंज इन द डायरेक्शन, ठीक है। तो यहां पर बट इस बार हमने फोर्सेस के मैग्नीट्यूड में यहाँ पे चेंज कर दिया है, ठीक है। तो यहां पर आप देखेंगे जो p था बच्चों, ठीक है, जो फर्स्ट फोर्स था, नाउ फर्स्ट बी डबल, तो फर्स्ट वाला फोर्स डबल हो गया है, मतलब जो p था बच्चों अब वो 2p हो चुका है, एंड 2p जो फोर्स था बच्चों, जो 2p फोर्स था वो 2p फोर्स अब 2p प्लस 20 हो चुका है, ठीक है। तो चलिए अब इन वैल्यूज को इस फॉर्मूले में पुट करके यहां पर एक इक्वेशन और बना लेता हूं, b sin थीटा, सो b नाउ बिकम्स 2p प्लस 20 sin थीटा एंड दिस इज a, तो a कितना बन गया हमारा 2p और ये सेम 2p प्लस 20 cos थीटा, ठीक है। अब आप जानते हैं कि जो पर्टिकुलर दिस इज सेकंड इक्वेशन, अब आप जानते हैं कि दोनों को हम इक्वेट करेंगे बच्चों, ठीक है, दैट दिस 2p प्लस 20 sin थीटा अपॉन 2p प्लस 2p प्लस 20 cos थीटा, ठीक है। तो ये तो एक इक्वेशन आ गया, दूसरा इक्वेशन हमारा ये ना, दैट इज 2p sin थीटा अपॉन p प्लस 2p cos थीटा, ठीक है बच्चों। सो अब इन दोनों इक्वेशंस को इक्वेट करने के बाद हमारे पास ये पर्टिकुलर इक्वेशन आया। नाउ अब एक मैथमेटिकल प्रॉपर्टी का हम लोग यूज करेंगे, ठीक है। प्रॉपर्टी क्या है, देखिए अगर a अपॉन b इज इक्वल टू c अपॉन d है बच्चों, देन इट कैन बी रिटन एज a माइनस c अपॉन b माइनस d। आपने अपनी जूनियर क्लासेस में इसको पढ़ा होगा। तो यहाँ पर इसी पर्टिकुलर प्रॉपर्टी का यहाँ पर यूज करते हुए सपोज कीजिए दिस इज a अपॉन b, दिस इज c अपॉन d, तो यहाँ पर हमने लिखा दैट, तो यहाँ पर आ जाएगा बच्चों 20 sin थीटा, नीचे p तो यहाँ से चला जाएगा दिस इज p, यहाँ पे 2p cos थीटा से 2p cos थीटा बच्चों चला जाएगा, तो यहाँ पर रह जाएगा हमारे पास केवल और केवल 20 cos थीटा, ठीक है। इसको एज इट इज लिख लीजिए आप 2p sin थीटा, नीचे p कॉमन निकाल लीजिए आप, ये p हमने कॉमन निकाल लिया, तो यहाँ पर क्या बचा बच्चों, इट इज 1 प्लस
2 कॉस थीटा। ठीक है, यहाँ से इधर देखिए साइन से साइन चला गया, पी से पी चला गया, और यहाँ से 2 से ये भी हमारे पास चला गया, दैट इज 10। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर इस जगह पे आपने देखा दैट दिस, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, दैट 10 प्लस 20 कॉस थीटा इज इक्वल टू पी प्लस 20 कॉस थीटा। ठीक है, तो यहाँ पर आप इसको अब सॉल्व कर सकते हैं आराम से। 20 cos थीटा से 20 cos थीटा चला गया, 10 इक्वल टू, दिस इज अवर फिफ्थ क्वेश्चन। द ग्रेटेस्ट एंड द लीस्ट रिजल्टेंट ऑफ द टू फोर्सेस acting at a point are 29 Newton and 5 Newton respectively. If each force is increased by 3 Newton, find the resultant of the two new forces acting at right angle to each other. चलिए समझते हैं इसको। सबसे पहले द ग्रेटेस्ट एंड द लीस्ट रिजल्टेंट। तो बच्चों सबसे पहले आप ये देखिए, आपने एक्सप्रेशन देखा हुआ है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। अब आप मुझे बताइए कि इसका जो वैल्यू है वो मैक्सिमम सबसे ज्यादा कब होगा। तो आप बोलेंगे इसका वैल्यू मैक्सिमम सबसे ज्यादा जब होगा जब ये थीटा 0 होगा। ठीक है, जब कॉस अपनी वैल्यू का मैक्सिमम होगा। तो यहां पर आप देखते हैं r इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos 0। ठीक है, तो इट मीन्स ये किसके इक्वल आ गया बच्चों, सीधा सीधा ये इक्वल आ गया r इक्वल टू a प्लस बी। ठीक है, तो ये भी रिजल्ट ऐसा बन गया बच्चों जो कि आपको काफी क्वेश्चंस में आगे काम आने वाला है। तो ध्यान रखना बच्चों, जब भी पर्टिकुलर दो वेक्टर्स के बीच में एंगल 0 होगा, दो वेक्टर्स के बीच में जब ये पर्टिकुलर थीटा 0 होगा तो हम cos थीटा को हम लिखेंगे दैट इज 1, और यहां पर फाइनली ये रिजल्ट किसके इक्वल आ जाएगा, a प्लस बी के। चलिए अब इसी का दूसरा केस देखते हैं हम। अगर सपोज कीजिए यहां पर ये दोनों वेक्टर्स बच्चों एंटी पैरेलल हैं। क्या है, एंटी पैरेलल, लेट्स से cos 180 डिग्री। ठीक है, cos 180 डिग्री। तो यहां पर हम जानते हैं दैट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और cos 180 कितना होगा, -1। इट मींस ये तो लीस्ट वैल्यू पे आ गया। तो यहां पर अब हमारा जो पर्टिकुलर इस जगह पर हम लिख सकते हैं दैट इट इज इक्वल टू r इक्वल टू a माइनस। ठीक है, आई होप ये आप समझ गए होंगे। तो बच्चों ध्यान रखना इस चीज का, मैं फिर आपको बता रहा हूं, अगर दो वेक्टर्स के बीच में एंगल 0 है तो आप डायरेक्ट इस चीज को अपने दिमाग में रखेंगे। अगर दो वेक्टर्स के बीच में एंगल 180 का है, मतलब बोथ द वेक्टर्स आर इन ऑपोजिट डायरेक्शन, तो आप फिर दिमाग में रिजल्ट ये वाला याद रखेंगे। ठीक है, चलिए तो इन्हीं दोनों रिजल्ट्स को यहाँ पर यूज करना है और कुछ नहीं करना है। पे तो सॉल्यूशन में देखते हैं हम। तो सपोज कीजिए दो फोर्सेस हैं, तो एक फोर्स तो हो गई बच्चों लेट्स से P, दूसरी फोर्स हो गई Q। अब इन दोनों का जब रिजल्टेंट मैक्सिमम होना है तो सिंपली यहां पर P प्लस Q इक्वल टू 29 न्यूटन। ठीक है, जब पर्टिकुलर मैग्नीट्यूड या रिजल्टेंट बिल्कुल लीस्ट होगा तो वी कैन राइट P माइनस Q इक्वल टू 5 न्यूटन। राइट बच्चों, अब इस जगह पर उन्होंने क्या बोला दैट, ठीक है 5 न्यूटन। अब यहां से इन दोनों को पहले सॉल्व कर लीजिए, ये चला गया दैट इज 2P इक्वल टू, ये कितना हो गया बच्चों 34 न्यूटन। तो P इक्वल टू कितना आ गया हमारा 17 न्यूटन। P इक्वल टू कितना आ गया 17 न्यूटन। और 17 इस 17 को यहाँ पे पुट कर दीजिए तो यू विल गेट द वैल्यू ऑफ Q दैट इज 29 माइनस 17, तो ये आ गया हमारा 12। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर हमारे पास वैल्यू तो आ गई P और Q। ठीक है, चलिए अब आगे बात करते हैं। नाउ अब उसने क्या बोला है, इफ ईच फोर्स इज इंक्रीज बाय 3 न्यूटन फाइंड द रिजल्टेंट ऑफ द टू न्यू फोर्सेस एक्टिंग एट राइट एंगल। ठीक है, तो अब उसने बोला है कि इन दोनों फोर्सेस को अगर आप 3 न्यूटन से इंक्रीज कर देते हैं, ठीक है, और दोनों फोर्सेस अगर राइट एंगल पे एक दूसरे से इंक्लाइन है तो फिर नया पर्टिकुलर रिजल्टेंट क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पर चलिए इनको 3 न्यूटन से हमने इसको इंक्रीज किया तो ये कितना हो गया, लेट्स से दिस इज P डैश, और ये कितना होगा 20 न्यूटन। इसको भी हमने 3 न्यूटन से इंक्रीज कर दिया, ये कितना हो जाएगा Q डैश इज इक्वल टू कितना हो गया ये 15 न्यूटन। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर रिजल्टेंट हमने निकाला, तो रिजल्टेंट आ गया हमारे पास बच्चों दैट इज 20 का स्क्वायर। ठीक है, ये हमारे पास कितना हो गया 15 का स्क्वायर प्लस 2AB cos 90। ठीक है, लिखा हुआ है यहाँ पे। तो ये वाला पार्ट तो बच्चों हो गया 0 और हमारे पास क्या बचा दैट इज 400 प्लस 225, तो ये हमारे पास आ गया 6
25 इक्वल टू 25। तो दिस इज योर आंसर। ठीक है बच्चों, समझ के बात को। आपको डायरेक्शन निकालना है तो डायरेक्शन पे आप निकाल सकते हैं। डायरेक्शन के लिए कैसे निकालेंगे आप, दैट tan अल्फा इज इक्वल टू, तो दोनों पर्टिकुलर, दोनों जो फोर्सेस है बच्चों वो दोनों राइट एंगल पे हैं, दोनों फोर्सेस दोनों राइट एंगल पे हैं, तो दोनों राइट एंगल पे हैं तो इट मींस क्या आ जाता है, दैट b sin 90, ठीक है, a प्लस b cos 90, ठीक है। तो इट मींस ये वाला पार्ट तो हो गया जीरो, इस वाले पार्ट की वैल्यू आप जानते हो दैट इट इज b, ठीक है, और यहां पर क्या आ गया a। तो आप डायरेक्ट tan अल्फा और डायरेक्ट b अपॉन a भी लिख सकते हैं इफ द पर्टिकुलर वेक्टर्स आर एट 90 डिग्री टू ईच अदर। तो यहां पर आप b की वैल्यू रख लीजिएगा, यहां पर आप a की वैल्यू रख दीजिएगा बच्चों, ठीक है। ये b का वैल्यू और a का वैल्यू कितना हो गया, ये अपना, ये दिस इज b एंड दिस इज a, तो दिस इज 15/20, ठीक है, दिस इज दी। So बच्चों, this is our sixth question, that is the sum of the magnitudes of two forces acting at a point is 18 Newton and the magnitude of their resultant is 12 Newton. If the resultant makes an angle of 90 degree with the force of smaller magnitude, find the magnitude of the two forces. अच्छा क्वेश्चन है, AIEEE 02 के अंदर आया हुआ है, ठीक है। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को किस तरह से करना है। सबसे पहले the sum of the magnitudes of two forces acting at a point is 80 न्यूटन। सपोज कीजिए दो फोर्सेस मान लीजिए बच्चों P और Q, ठीक है, इनके मैग्नीट्यूड का जो सम है बच्चों वो हमको दिया हुआ है दैट इज 80 न्यूटन। तो इट मींस हमको क्या दिया हुआ है, हमको दिया हुआ है दैट P प्लस Q इज इक्वल टू 80, ओके, ठीक है। एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ देयर रिजल्टेंट इज 12 न्यूटन, और इनके मैग्नीट्यूड भी दिया हुआ है रिजल्टेंट का जो कि 12 न्यूटन है। इट मींस 12 इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉस, एंगल दिया हुआ नहीं है तो हम थीटा इसको इमेजिन कर लेते हैं, ठीक है। चलिए अब यहां पे क्या दिया हुआ है, इफ द रिजल्टेंट मेक्स एन एंगल ऑफ 90 डिग्री विद द फोर्स ऑफ स्मॉलर मैग्नीट्यूड फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द टू फोर्सेस। इट मींस कुछ इस तरह की सिचुएशन हो सकती है दैट दिस इज वेक्टर q, दिस इज वेक्टर p, let this particular p vector is smaller in magnitude, ठीक है। तो इसलिए हमने इसको थोड़ा छोटा बनाया है, और रिजल्टेंट की बात कर रहे हैं तो रिजल्टेंट यहां पर कितना एंगल बना रहा है बच्चों, तो रिजल्टेंट एंगल बना रहा है यहां पर 90 डिग्री विद दिस p vector। सो हियर वी कैन राइट दैट tan अल्फा, तो अल्फा यहां पे 90 डिग्री है तो 90 इज इक्वल टू, लिख सकते हैं हम q साइन थीटा अपॉन p प्लस क्यू कॉस थीटा, ठीक है। बट आप जानते हैं tan 90 का वैल्यू कितना है, दैट इज इन्फिनिटी। तो इट मींस क्या हुआ दैट p प्लस क्यू कॉस थीटा इज इक्वल टू 0, p प्लस क्यू कॉस थीटा इज इक्वल टू 0 और p इक्वल टू माइनस क्यू कॉस थीटा, ठीक है बच्चों। तो एक रिलेशन हमारे पास ये आया। अब यहां पर इसको हम यूज लेते हैं बच्चों इस वाली जगह पे, ठीक है। तो चलिए यहां पर इसको यूज लेते हैं दोनों इक्वेशंस में, कहां कहां पे ये यूज हो पाएगा। चलिए तो इस वाली इक्वेशन को एक बार देखते हैं हम, इस वाली को। तो लेट्स से इसको मैं लिख सकता हूं 144 इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉस थीटा, राइट। इस इक्वेशन को लिख सकते हैं। तो यहां पर p स्क्वायर q, तो q को बच्चों मैं लिख सकता हूं दैट दिस q कैन बी रिटन एज फ्रॉम दिस इक्वेशन 18 माइनस p स्क्वायर प्लस 2p q cos थीटा। तो q cos थीटा को यहां से मैं लिख सकता हूं माइनस p, तो दिस इज माइनस p। सो 144 is equal to p square plus 18, तो 324 plus p square minus 18 to 36 p minus 2p square, ठीक है बच्चों। तो अब ये क्वाड्रेटिक फॉर्म में आ चुकी है, ठीक है। तो व्हेन यू सॉल्व दिस पर्टिकुलर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है, तो आप इसको सॉल्व कीजिएगा। तो यहाँ पर अभी तो मैं इसको लिख रहा हूँ दैट p इज इक्वल टू 5 न्यूटन, और जब इस 5 न्यूटन को बच्चों जब आप यहाँ पे रख देंगे इस वाली इक्वेशन में 5 न्यूटन, यू विल गेट q इज इक्वल टू 13 न्यूटन। सो बच्चों दिस इज अवर लास्ट क्वेश्चन।
A body is given simultaneously two velocities, one 30 meter per second due east and the other 40 meter per second due north. Find the resultant. ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है, देखते हैं इसको. With the information of this question, let's say this is east, this is north. So एक वेलोसिटी इसको दिया गया है बच्चों 30 मीटर पर सेकंड का, ठीक है, 30 मीटर पर सेकंड का एक वेलोसिटी इसको दिया गया है ड्यू ईस्ट. तो इट मींस वी ए, इसको लिख लेते हैं अपन 30 मीटर पर सेकंड ईस्ट, और एक वेलोसिटी इसको दिया गया है बच्चों नॉर्थ में, दैट इज 40. तो यहाँ पर इसको एक तरह से ये इसको दिया गया है 40, तो इट मींस यहाँ पर दिस इज बी, ठीक है, इसको ओ मान लीजिए. सो हियर वी कैन राइट दैट वी बी is equal to 40 मीटर पर सेकंड, दैट इज नॉर्थ. ठीक है, तो आप यहां पर देख रहे हैं कि वेलोसिटी यहां पर दोनों वेक्टर्स, जो दोनों वेक्टर्स हैं वेलोसिटी के, वो एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर एंगल बना रहे हैं. इट मींस थ्रू द पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन, यहां पर आप बिल्कुल सिंपल तरीके से देख सकते हैं कि यही वेक्टर को मैं यहां पे भी प्रोजेक्ट कर सकता हूं लाइक दिस, इसी वेक्टर को मैं यहां पर भी प्रोजेक्ट कर सकता हूं लाइक दिस. तो यहां पर जो डायगोनल होगा बच्चों, जो डायगोनल होगा दैट इज द रिजल्टेंट. ये डायगोनल होगा वो क्या होगा, रिजल्टेंट. सो दिस इज 30, सो दिस इज आल्सो 30, दिस इज 40, सो दिस इज आल्सो 40. सो यहां पर हम लिख सकते हैं दैट दिस इज 30, दिस इज 40. तो यहां पर पैरेललोग्राम के उससे तो रिजल्टेंट यहां पर आ जाएगा बच्चों हमारा, दैट इज 30 स्क्वायर प्लस 40 स्क्वायर प्लस जो आता था 2ab cos 90 आ जाएगा इस बार. ठीक है, तो यहां पर हमारे पास क्या बच जाएगा बच्चों, दैट दिस इज इक्वल टू 50 मीटर पर सेकेंड. ठीक है, नाउ इफ यू वांट टू फाइंड आउट द डायरेक्शन of this particular resultant, then here we can see that tan alpha is equal to, जब भी दोनों वेक्टर्स परपेंडिकुलर होंगे तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं b अपॉन a. ठीक, तो यहां पर आप लिख सकते हैं दैट इज 40 अपॉन 30, दैट इज tan alpha इक्वल टू 1.33 समथिंग. ठीक है, सो बच्चों दिस इज अवर सेकंड लेक्चर एंड आई होप इस लेक्चर के अंदर जो भी हमने पढ़ा है आज आपको समझ में आया होगा. और अगर कुछ भी अगर डाउट अगर रह जाए आपके दिमाग में तो आप मेरे को कमेंट करके बता सकते हैं. ठीक है, थैंक यू बच्चों.